जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग पीछे जो पढ़ चुके हैं, अभी तक हमारे पॉलिटी में या राज व्यवस्था में कंसेप्ट चल रहा है, वो मूल अधिकार का कंसेप्ट चल रहा है। और अभी तक मूल अधिकार में हम दो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। मैं आप लोगों को बताया हूं पहले से ही कि जो मूल अधिकार हम बताए थे कि 6 मूल अधिकार होते हैं। तो 6 जो मूल अधिकार होते हैं, 6 प्रकार के जो मूल अधिकार होते हैं, उसमें क्या बताया, एक जो समानता का अधिकार है और एक स्वतंत्रता का अधिकार। इन 6 मूल अधिकारों में से समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार बहुत अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं। अब हम आपको बोले हैं पहले कि क्या, कि अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होता है, तो कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को आप लोग लिख के भेजिए। उसका उत्तर आप लोगों को अगले क्लास में जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर मूल अधिकारों की हम लोग बात कर रहे थे, और मूल अधिकारों में भी समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम जो बात करेंगे, इसका जो तीसरा पॉइंट होगा, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे आज जो है 2 ही अनुच्छेद है और महत्वपूर्ण है, उनको समझना थोड़ा जरूरी होता है। देखिए, एक तो जो क्लासेस है मैं आप लोगों को इस तरीके से दे रहा हूँ, तो सेक्शन वाइज में बांट के दे रहा हूँ। अगर 6 मूल अधिकार है हमारे, तो उन 6 वीडियोस आपको या 6 क्लासें आपको मिलेंगी मूल अधिकारों पर। सेक्शन वाइज अगर बांट के मैं दे रहा हूँ, ठीक है, कि पहले सेक्शन में पहला जो मूल अधिकार समानता का अधिकार, उसके लिए एक क्लास दिया आपको, फिर ऐसे स्वतंत्रता के अधिकार के लिए दूसरा क्लास दिया, तीसरा क्लास जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए है, ऐसी धार्मिक के लिए और अल्पसंख्यक के हितों के लिए, फिर उसके बाद बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो एक सेक्शन में बांट के दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में भी बढ़िया आएगा और आप सब जो है बढ़िया से तैयारी कर पाएंगे और अच्छे से कमांड अपनी बना पाएंगे। तो यही उद्देश्य है हमारा। तो इसी के साथ ही जो अब तीसरा वाला है वो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में जो हमारा तीसरा मूल अधिकार है वो बताता है। तो मूल अधिकार जो कि भाग 3 में है, उसमें एक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो देखिए, जब से सभ्यता की शुरुआत हुई है ना, जब से सभ्यता की शुरुआत हुई, तब से हम क्या देखते हैं कि हमारे समाज में जो मजबूत यानी कि जो स्ट्रांग और बड़े लोग जो हैं या शक्तिशाली लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उन्होंने हमेशा ही क्या किया है कि समाज के कमजोर जो वर्ग होते हैं, समाज के जो कमजोर वर्ग होते हैं, उनको लगातार दबाया है या उनसे जो है जबरदस्ती काम करवाया, उनका शोषण किया है। तो उसी को क्या कहा गया है, शोषण किया है। यानी कि जो बड़े लोगों द्वारा कमजोर वर्गों को लगातार दबाया गया है। जब से सभ्यता शुरू हुई है ना, सभ्यता कहने को सभ्यता है, लेकिन उस सभ्यता में कई बातें जो है असभ्य भी है, जिनमें से एक शोषण करना। यानी कि जो पावरफुल लोग हैं, जो स्ट्रांग लोग हैं, है ना, गांव का साहूकार हो गया, जमींदार हो गया, वो क्या करता है कि जो कमजोर लोग हैं या गरीब लोग हैं, उनको जबरदस्ती उनसे काम करवाना, उनका शोषण करना जो है वही। तो उसी चीज को रोकने के लिए हमारे मूल अधिकारों में क्या दिया गया कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो दिया गया फंडामेंटल राइट्स में, भाग 3 में अनुच्छेद जो बात किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार का। तो अगर हम इसकी बात करें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद है वो कौन कौन से हैं, इसमें हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो जो अनुच्छेद 23 और 24 हैं, ये बड़े ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। और ये जो अनुच्छेद हैं आपके नागरिक, यानी कि अगर मैं यहाँ पे व्यक्ति लिख दूं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं और पूरी वीडियो देख रहे हैं, एक शब्द को अच्छे से सुन रहे हैं, क्लास का कोई भी कंसेप्ट स्किप किए बगैर समझ रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि आपको बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है। अच्छे से नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छे से कंटेंट मिल रहा है। और आपको कोई भी एग्जामिनेशन में अगर इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे से कर देंगे। तो व्यक्ति का मतलब क्या, नागरिक और आपका विदेशी, या कहा जाए गैर नागरिक भी कह सकते हैं आप लोग। गैर नागरिक जो भारत का नागरिक नहीं है, आराम से, ठीक है, गैर नागरिक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझिए। तो व्यक्ति यानी कि ये सभी को प्राप्त है, चाहे नागरिक हो या व्यक्ति। जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि विदेशियों को या जो गैर नागरिक है उनको कौन से अधिकार प्राप्त नहीं है, कौन कौन से अधिकार प्राप्त नहीं है, जो आपका 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है, ये उनको नहीं प्राप्त। बाकी उनके अलावा जो है बाकी सारे मूल अधिकार प्राप्त है। 23 और 24 तो प्राप्त ही होंगे उनको भी, विदेशियों को भी। तो ये विदेशी लोगों को भी प्राप्त है ये मूल अधिकार। यदि भारत में उनका शोषण होता है, किन आधारों पर, उन आधारों को अब हम देखेंगे कि 23 में क्या बताया गया, 24 में क्या बताया गया है। तो ये व्यक्तियों को प्राप्त है। तो इसमें जो 23 है ना, जो 23 वाला कंसेप्ट है वो क्या कहता है, वो कहता है मानव दुर्व्यापार। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें बोलता है, क्या बोलता है, मानव दुर्व्यापार। ठीक है, 3 आधार जो है मुख्यतः बताए गए हैं 23 में। मानव दुर्व्यापार, बेगार, या कहा जाए बंधुआ मजदूरी, ठीक है। और तीसरा कंसेप्ट क्या बताया गया है,
तीसरा बताया गया है बलात् श्रम, बलात् श्रम, समझे। तो जो अनुच्छेद 23 है उसमें क्या कंसेप्ट बताया गया है, दुर्व्यापार हो, तस्करी हो या बलात् श्रम हो, उस चीज को जो है यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर किया गया। मानव दुर्व्यापार, बंधुआ मजदूरी और बलात् श्रम, इन चीजों को समझाया गया। देखिए यहाँ बलात् श्रम लिखा है, बाल श्रम नहीं लिखा है। बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, धोखे में आ जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं। वो धोखे में इस तरीके से आ जाते हैं कि जो बलात् श्रम है उसको बाल श्रम समझ लेते हैं, और बाल श्रम पढ़ के सब बेवकूफ सब जाता है और क्या कर देता है कि जो पूछता है कि बाल श्रम किस अनुच्छेद में है तो वो 24 में लगा के आ जाता है, बलात् श्रम किस अनुच्छेद में है तो वो 24 में लगा के आ जाता है, जबकि बाल श्रम अनुच्छेद 24 में है और बलात् श्रम किस में है, बलात् श्रम अनुच्छेद 23 में है। 24 का अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 24 की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव दुर्व्यापार, यानी कि मानव दुर्व्यापार को भी हम जो है 4 रूपों में देखते हैं कि मानव दुर्व्यापार क्या क्या होगा, किसको हम मानव दुर्व्यापार की कैटेगरी में रखेंगे। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हमारे देश में, चाहे वो देश का व्यक्ति हो चाहे विदेशी व्यक्ति अगर आता हो, तो उसका किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से शोषण हो, एक्सप्लॉयटेशन हो, ऐसा बिल्कुल भी हमारे संविधान निर्माता नहीं चाहते थे। क्योंकि हम लगातार देखते हुए आ रहे थे कि हमारे प्राचीन इतिहास में, चाहे वो भारत का इतिहास रहा हो या विश्व का इतिहास रहा हो, तो हम ये लगातार देखते हुए आ रहे थे कि किस तरह से अलग अलग देशों में, चाहे भारत में ही, लोगों का शोषण होता रहा है, लोगों को बेचा जा रहा है, दास प्रथा के आधार पर हो रहा है। तो इसमें भी जो है हम 4 कंसेप्ट लेते हैं, कितने, 4 आधार लेते हैं। कौन कौन से, एक तो जो दुर्व्यापार बोला है ना, ये दुर्व्यापार का कंसेप्ट क्या है, मानव दुर्व्यापार बोला है ना। तो मानव दुर्व्यापार मतलब कि जो मानव शरीर है उसको वस्तु की तरह बेचा नहीं जाएगा, मानव शरीर को वस्तु की तरह बेचा नहीं जाएगा, यानी कि खरीद बिक्री नहीं होगी। यानी कि जो मानव शरीर है, मानव है, ठीक है, उसकी खरीद बिक्री नहीं होगी। खरीद और बिक्री, जो खरीद बिक्री है ये नहीं होगी, ये दंडनीय अपराध है, ठीक है। यानी कि शरीर को, मानव शरीर की तस्करी करना, ट्रैफिकिंग करना, ट्रैफिकिंग मतलब तस्करी करना, कि किसी को किडनैप कर लिया, उठा के ले जाके कहीं पर बेच दिया, ऐसे ही ये तो पहला पॉइंट हो जाता है कि मानव दुर्व्यापार में। और किसे कहेंगे कि महिलाओं और बच्चों, और किसको, बच्चों को अनैतिक कार्यों के लिए या अनैतिक दुर्व्यापार कर सकते हैं हम यहाँ पे, अनैतिक दुर्व्यापार। आराम से समझिए बात को, कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। मानव दुर्व्यापार में क्या, कि मानव की जो है तस्करी नहीं की जा सकती, चाहे छोटा बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, ठीक है। मानव की खरीद बिक्री जो है बिल्कुल निषेध है, किसके समान, वस्तुओं के समान, कि वस्तुओं के समान आप मानव की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। यहां पर क्या बोला है, अनैतिक दुर्व्यापार। अनैतिक दुर्व्यापार मतलब कि जो महिलाएं हैं, है ना, लड़कियां हैं, उनको किडनैप कर लिया, किडनैप करके क्या किया कि वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। छोटी बच्चियां हैं, उनको अक्सर किडनैपिंग का आपने खबर सुना होगा। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को क्या कर दिया कि छोटे बच्चे हैं उनको किडनैप कर लिया, और किडनैप करके क्या किया कि भीख मांगने वाले ग्रोह को बेच दिया। भीख मांगने वाला ग्रह क्या करेगा कि अब उसे जो है चौराहे पर खड़ा कर देगा, और जो वो बच्चा है उसे भीख मांगने पर मजबूर किया जाएगा। तो इस तरीके की जो कंसेप्ट है वो महिलाओं और बच्चों के अनैतिक दुर्व्यापार, यानी कि वेश्यावृत्ति या भिक्षावृत्ति, है ना, वेश्यावृत्ति या कह सकते हैं भिक्षावृत्ति, भिक्षावृत्ति। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि एक कंसेप्ट तो ये हो जाता है कि मानव की जो वस्तु के समान जो है वो खरीद बिक्री निषेध होगी। दूसरा कि महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार। देखिए यहाँ पर सब कुछ ये दुर्व्यापार पर कंसेप्ट आता है, ठीक है। सब जगह जो है व्यापार कैसा हो, दुर्व्यापार, यानी कि मानव शरीर का व्यापार नहीं कर सकते। बच्चों और महिलाओं को जो है अनैतिक रूप से उसका व्यापार नहीं कर सकते। अनैतिक रूप का मतलब क्या हो गया कि वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए या भिक्षावृत्ति में धकेलने के लिए आप उसका व्यापार नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो ये शोषण के अंतर्गत आता है, एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत आता है, और वो भी किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 23 में आता है, जो कि क्या कहता है, एक दंडनीय अपराध की बात करता है। इसी तरीके से अगर हम इसमें तीसरी बात करें तो एक चीज और आती है जिसे कहते हैं देवदासी। देवदासी एक प्रथा थी जो एक हिंदू प्रथा थी। क्या थी, हिंदू प्रथा थी।
अब ये प्रथा समाप्त हो गई है। हिंदू प्रथा में क्या था कि लड़कियों को क्या किया जाता था, भगवान को समर्पित कर दिया जाता था, मतलब मंदिरों में जो है उनको दान कर दिया जाता था, और वो देवदासियां जो है मंदिरों में ही रहती थी, मंदिरों की देखभाल करना, साफ सफाई करना और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर नृत्य आदि करना। तो हम देखते हैं कि भारत के अधिकांश जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनको जो बचाने का काम किया था एक समय में देवदासियों ने किया। तो देवदासी प्रथा भी जो है अब हमारे संविधान में यानी कि इसको जो है गलत ठहराया गया है और इसको भी खत्म कर दिया गया। ये भी जो है मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम देखें तो आता है दास प्रथा। चौथा क्या है इसमें, दास प्रथा। ठीक है, चौथा क्या है इसमें, दास प्रथा। तो मानव दुर्व्यापार में हम 4 कंसेप्ट पर बात करते हैं। पहला, मानव की बिक्री वस्तु के समान, उसको निषेध किया गया है। दूसरा कि महिलाओं और बच्चों का अनैतिक रूप से दुर्व्यापार, ठीक है, उसको निषेध किया गया है। तीसरा, देवदासी की जो प्रथा है उसको खत्म किया गया है। और चौथा जो है दास प्रथा जो है थी उसको खत्म, यानी दास नहीं रख सकते हैं आप, यानी कि दास रखने का मतलब कि आपने दास रख लिया, दास को खरीद के रख लिया अपने पास, उसको कोई सैलरी वैलरी है, उससे काम के बदले में उसे कोई पारिश्रमिक नहीं देना। तो अब यहां से ही शुरू हो जाता है दूसरा वाला जो कंसेप्ट बताया था मैंने। पहले क्या बताया एक बार फिर से देख ले, 23 में मानव दुर्व्यापार, बेगारी या बंधुआ और बलात्श्रम। तो अब हमने मानव दुर्व्यापार में 4 कंसेप्ट देखे कि 4 जो प्रकार से इस बातों को बताया गया है कि क्या क्या मानव दुर्व्यापार में आ सकते हैं, और इनसे संबंधित जो भी चीजें आ जाए वो मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत अनैतिक है या दंडनीय अपराध है। अब हम बात करते हैं दास प्रथा की। तो दास प्रथा मतलब कि कोई भी हमने दास को रख लिया और उसके बदले में उससे जो काम ले रहे हैं तो बदले में उसको कोई पारिश्रमिक, कोई मजदूरी या कोई वेजेस उसे हमने नहीं दिया, तो एक तरीके से बेगारी या बंधुआ मजदूरी में आ जाएगा। तो अगला उसी चीज पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता हूँ, आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट आपने इतनी देर में ले भी लिया होगा। और लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं तो आराम से लिखते रहिए बढ़िया से, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज़ में। जो क्लास है उसको आराम से देखिए, स्किप मत कीजिए किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को। अगर आप स्किप कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि आप जल्दी से आगे भाग रहे हैं, तो ये समझिए कि आप स्किप करके पीछे जा रहे हैं, तो उस चीज को हमें नहीं करना है। क्लियर है? तो आते हैं बेगारी पर। बेगारी या बंधुआ मजदूरी है ना, इसमें क्या है, बिना पारिश्रमिक के काम, सीधा सा कंसेप्ट है, बिना पारिश्रमिक के काम। ठीक है, बेगारी या बंधुआ, इसमें क्या हो गया कि भाई पहले क्या होता था, या फिर गांव में एक साहूकार है या जमींदार है, उसमें पहले क्या होता था, गांव में एक बड़ा व्यक्ति जो जमींदार है या साहूकार है, और गांव में छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास फसल में बोने के लिए पैसा नहीं है, तो वो कहाँ गए, साहूकार जी के पास गए। अब साहूकार महोदय ने क्या कहा कि भाई, साहूकार महोदय से कहा कि देखो जी हमको इतने पैसे दे दो, अगली साल जब फसल आएगी तो आपको लौटा देंगे ब्याज के साथ। तो साहूकार महोदय ने अंगूठा लगवा लिया कागज पर, ठीक है तुम ले जाओ और लौटा देना मुझे। अब क्या हुआ कि इस साल जो है फसल डूब गई, बाढ़ आ गई, पानी आ गई, बाढ़ आ गया, बारिश हो गई ज़्यादा और फसल डूब गई या बर्बाद हो गई, किसी वजह से आग लग गई, जंगल के पशु आए, उन्होंने पूरा जो है ख़त्म कर दिया। अब तो भाई वो जो किसान हैं अब वो क्या करे, अब वो परिवार को पाले या फिर जो साहूकार से लिया था वो ऊपर से चक्रवर्ती ब्याज लगा हुआ है, तो अब क्या होगा। आपने इस चीज़ को समझना हो तो आपने एक मूवी देखी होगी माझी द माउंटेन मैन, तो उसमें जो दशरथ माझी का बचपन दिखाया गया है, शुरुआत में दशरथ माझी का जो बचपन दिखाया गया है उस फिल्म में क्या दिखाया गया, यही दिखाया गया है कि उसके पिताजी ने एक साहूकार से, गांव का जो बड़ा व्यक्ति है उससे कर्जा लिया, पैसा लिया, लेकिन वो चुका नहीं पाया। अब उसकी बदले में क्या किया कि उसको बंधुआ रख लिया, यानी कि जब तक वह कर्ज नहीं चुक जाता है या उसका ब्याज तक नहीं चुका दिया जाता है, तब तक वह व्यक्ति क्या करेगा, उसके यहाँ मजदूर बन के ही काम करता रहेगा। तो ऐसे दशरथ माझी के पिताजी ने किया था। तो क्या हुआ वहां पर कि दशरथ माझी जो है वहां से भाग जाते हैं। तो ये जो एक फिल्म है, आप देखना चाहें तो माझी द माउंटेन मैन देखिए, काफी अच्छी फिल्म है और आपको काफी जो है मोटिवेटेड भी करेगी। तो यहाँ पे बिना पारिश्रमिक के काम यही है कि जब कोई व्यक्ति या किसी तरीके से उसे बंधुआ बना लेना, और खास तौर पे ये ट्रेंड जो है भारत में देखा जाता था, जमींदार या साहूकार होते थे वो एक अमाउंट देते थे और उस अमाउंट
के बदले में जब वो नहीं चुका पाता था तो उसे जो है अपने यहाँ बंधुआ मजदूर रख लेते थे कि जब तक इतने की मजदूरी करते रहो लगातार जब तक कि तुम्हें जो है पैसा वापस नहीं आता था। लेकिन वो पैसा कभी वापस लौटता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो ब्याज पर ब्याज यानी चक्रवर्ती ब्याज लगातार लगाते रहते थे, वो कभी लौटता नहीं था और व्यक्ति बंधुआ ही रहता था और बिना पारिश्रमिक के काम करता रहता था, जिसे बेगारी कहा गया। यानी कि ये क्या होगा, ये भी एक शोषण होगा यानी एक्सप्लॉयटेशन होगा और ये भी जो है आर्टिकल 23 में क्या बताया गया है, बैन किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और भारत सरकार के साथ यानी कि भारत का जो हमारा मूल अधिकार है, जो हमारा संविधान है उसमें भी जो मूल अधिकार है उसने इस चीज को खत्म किया है। यानी कि हमारे संविधान निर्माता इस चीज को जानते थे क्योंकि वो दौर चल रहा था, हमारे देश के जो किसान थे या कहा जाए कि वो जो स्थितियां थी वो सभी के सामने थी। तो इस चीज को किसमें लिया गया कि अगर बिना पारिश्रमिक बिना किसी मजदूरी के कोई काम करता है तो वह उसका शोषण होगा और उसके लिए उसके पास अधिकार है और दंड के भी कुछ प्रावधान किए गए, कुछ अधिनियम बनाए गए। इसके बाद आते हैं बालात श्रम। देखिए बालात श्रम का जो कंसेप्ट है उसमें क्या है, उसमें क्या है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना है ना। क्या हो कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, ठीक है, कार्य करवाना या करना। तो यहां पे क्या हो कि उस व्यक्ति की इच्छा नहीं है ना, वो व्यक्ति जो है नहीं चाहता है कि वो इस काम को करे लेकिन उससे यह काम करवाया जा रहा है जबरदस्ती कर। अब ये भी 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, बलात् श्रम को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। किन किन कैटेगरी में बांटा गया है उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि चीज़ें इजी हैं, ये इतनी हैवीएस्ट भी नहीं है या इतने गहराई में नहीं है कि चीज़ें आपको समझ में ना आए। लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट या कोई टॉपिक आपका रहता है तो आप जरूर पूछिएगा। सीधा सा कंसेप्ट मैंने बताया, 4 बातें इसमें कौन कौन सी हैं, बेगारी या बंधुआ मजदूरी का उदाहरण आप लोग आराम से समझ सकते हैं। बलात् श्रम में क्या चीज़ें हैं वो ये आप समझ सकते हैं कि आपकी इच्छा के विरुद्ध अगर आपसे कोई काम करवाता है तो वह बलात् श्रम के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे जो बलात् श्रम की अगर हम बात करें तो बलात् श्रम को हम 3 रूपों में मानते हैं। एक तो जो शारीरिक हो, शारीरिक रूप से, ठीक है, एक कानूनी रूप से किसी प्रकार से आपसे बलपूर्वक काम करवाया जा रहा है, या एक जो होता है वह होता है आपका आर्थिक बाध्यता के रूप में, यानी कि आर्थिक बाध्यता के रूप में। चलिए, तो शारीरिक मतलब क्या है कि आप पर जो है जोर जबरदस्ती किया जाता है, यानी कि मतलब आपको डराया जाता है बलपूर्वक, डर के माध्यम से, है ना, डर से आपसे काम करवाया जाता है। बंदूक लेके खड़ा है भाई, गांव का बड़ा आदमी है, उसने कहा कि जाओ उस 4 लोगों को, 4 मजदूर को पकड़ के लाओ, आज हमारे खेत में 4 मजदूर जो है वो कम है, ठीक है। तो 4 मजदूरों ने कहा कि नहीं नहीं हम काम नहीं करेंगे, पैसे तो मिलेंगे नहीं। नहीं बंद, पैसे क्यों नहीं मिले, पैसे बिल्कुल नहीं मिले, पैसे भी नहीं मिलेंगे और तुम लोग काम भी करोगे। कैसे काम करोगे? तो काम जो है तुमको नहीं करोगे, तुमको गोली मार देंगे भैया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि भाई वो मजदूर जो है 4 डर गए कि भाई तो गोली मार देंगे, चलो काम ही कर लो, इससे बढ़िया एक दिन ही तो काम करना है, कर लेते हैं। तो ये क्या है, शारीरिक, एक डर के वजह से अगर किसी से कोई कार्य करवाया तो फोर्स डिलीवर, यानी कि बलात् श्रम, जबरदस्ती ये काम करवाया गया। कानूनी रूप से कैसे हो सकता है कि कोई बॉन्ड हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई बॉन्ड हो सकता है। क्या? जैसे कि अगर किसी कंपनी में, कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई कंपनी जो है जब वो एम्प्लॉय रखती है तो उससे जो है एक बॉन्ड सिग्नेचर करवाती है, एक एग्रीमेंट साइन होता है। अब वो एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि आप 2 साल तक हमारे साथ ही काम करेंगे, आप बीच में हमें छोड़कर नहीं जा सकते। और यदि उस बॉन्ड में या उस एग्रीमेंट में ये बात नहीं लिखी हुई है कि ये बॉन्ड बीच में टूटेगा कैसे, तो वो क्या है, वो भी जो है बलात् श्रम है, फोर्स लेबर है कि आप बीच में छोड़कर जा ही नहीं सकते। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो एग्रीमेंट्स होते हैं या जो कंपनी के बॉन्ड्स होते हैं, जो आप अपॉइंट होते हैं, तो उसमें क्या लिखा होता है कि आप अगर 2 साल के लिए अपॉइंट हो रहे हैं तो अगर आपको बीच में छोड़ना हो तो आप कैसे छोड़ सकते हैं। तो उसमें जो है चीज़ें ये हो सकती हैं कि आपके ऊपर कुछ फाइन लगा दे, फिर उसके बाद वो बॉन्ड खत्म हो जाए, वो एग्रीमेंट खत्म हो जाए। तो ये जरूरी भी है क्योंकि कोई कंपनी जो आपसे अगर 2 साल रहने के लिए कह रही है तो इसका मतलब है कि उसने आप पर इन्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब कि अगर आपको बीच में एग्रीमेंट तोड़ना है तो कोई आप उसमें एग्रीमेंट में ये प्रावधान किया जा सकता है। क्या प्रावधान किया जा सकता है कि कोई आप एक जुर्माना दें
उसके बदले पेनल्टी दे और फिर उसके बाद आप वहां से मुक्त हो जाएं। लेकिन अगर उस एग्रीमेंट में ऐसा कोई बॉन्ड को खत्म करने या एग्रीमेंट को खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है तो वो क्या होगा, बलात् श्रम में आएगा, फोर्स्ड लेबर में आएगा और वो कानूनी रूप से उस पर क्या किया गया, बाध्यता की गई। एक आर्थिक बाध्यता क्या होगी, आर्थिक बाध्यता में ये समझ लीजिए मिनिमम वेजेस यानी कि न्यूनतम मूल या न्यूनतम मजदूरी जो न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी से भी कम अगर आपको चीज़ें मिलती है यानी कि मजदूरी मिलती है तो आर्थिक बाध्यता के अंदर, यानी कि कोई व्यक्ति है उसकी मजबूरी है कि वो उस काम को करे और आपने क्या किया, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया कि इसकी तो मजबूरी है ही, ये तो काम करेगा ही करेगा, तो क्या किया जाए कि जो है जो भी इसकी न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम पर दिया जाए। यानी कि अगर क्या हो कि 500 रुपया मजदूरी बनती है, न्यूनतम मजदूरी 500 रुपया चल रही है, तो भाई उसकी आर्थिक बाध्यता है, अगर वो आज कमा कर नहीं ले गया तो उसके घर में, बेचारे के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, तो वो क्या करेगा कि वो जो भी कोई ठेकेदार होगा वो क्या कहेगा कि 500 रुपये तो चल ही रहा है, वो सभी को मालूम होगा, लेकिन वो कहेगा कि भाई तुमको जो मैं 300 रुपया दूंगा, ठीक है, तुमको करना है तो करो वरना मत करो। लेकिन बेचारे क्या है, आर्थिक बाध्यता है तो वो न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर काम करने को तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर चीजें जो है क्या हो जाती हैं, ये भी फोर्स लेबर के अंडर आता है। फोर्स लेबर शारीरिक रूप से हो सकता है, कानूनी रूप से हो सकता है, आर्थिक रूप से हो सकता है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर देखी कि जो मानव दुर्व्यापार है उसमें शोषण कैसे होगा, मानव शरीर पर शोषण के जो क्या प्रभाव होंगे उसके लिए क्या कहा गया है, इसमें बेगारी या बंधुआ मजदूरी क्या होगा या फिर बलात् श्रम फोर्स लेबर क्या होगा। इस चीज को जो है आपने यहाँ पर समझा कि अगर आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे कार्य करवाया जा रहा है और उसके 3 रूप ये हो सकते हैं, तो फोर्स लेबर है, बेगारी या बंधुआ मजदूरी बिना पारिश्रमिक के आपसे काम करवाया जा रहा है तो ये हो जाता है। मानव दुर्व्यापार में मैंने 4 चीजें आपको बताई, देवदासी प्रथा है, दास प्रथा है, बच्चों या महिलाओं का जो है अनैतिक रूप से दुर्व्यापार करना या फिर उनका व्यापार करना या फिर मानव शरीर का वस्तु के समान खरीद बिक्री करना, वो सब क्या होगा, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा। तो मैं समझता हूं कि यहाँ तक जो है आपको जो है बातें बहुत ही अच्छे से क्लेरिफाई हो गई होंगी। तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर रूप से लागू करने के लिए क्या किया गया, प्रॉपर रूप से लागू करने के लिए यहाँ पर भारत सरकार ने यानी कि भारत की संसद ने कुछ कानून बनाए। तो कौन कौन से ऐसे अधिनियम हैं, एक्ट हैं जो अनुच्छेद 23 को लागू करने के लिए और शोषण को खत्म करने के लिए जो है भारत सरकार द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा प्रस्तुत किए गए और समय समय पर ये कानून बनाए गए। जैसे कि अगर हम पहला कानून देखें तो ऐसा ये कानून 1948 में आया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम ये मजदूरी अधिनियम 1948। ठीक है, देखिए जो ये अधिनियम है, एक्ट्स हैं, ये मुख्य रूप से जो उपयोगी हो सकते हैं जो पुलिस फोर्स से संबंधित परीक्षाएं हैं, यूपीएसआई है, बिहार एसआई है। और अभी मैंने आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन के लिए शॉर्ट वीडियो भी डाली थी कि अभी यूपीएसआई में फिर से वैकेंसी निकली है, लेकिन ये जो एसआई का कैटेगरी है वो कॉन्फिडेंशियल वाला है और क्लर्क वाला है और आपका अकाउंट्स डिवीजन में है। तो उसके लिए एएसआई की भी वैकेंसी निकली है, तो वहाँ उन तैयारियों करने के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी और जो दूसरी परीक्षा है उनके लिए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें है ही है, तो वो लोग भी बड़े आराम से इनसे तैयारी कर सकते हैं और अपनी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, फिर उसके बाद हम देखते हैं ठेका श्रमिक अधिनियम, ठेका श्रमिक अधिनियम आया, ठेका श्रमिक अधिनियम 1960 में आया, ठेका श्रमिक अधिनियम माफ कीजिएगा 1970, ठीक है, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 में आया। फिर 1976 में 2 अधिनियम आए, ठीक है, कौन कौन से, एक बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976। एक और एक्ट जो आया 1976 में, कौन सा, समान पारिश्रमिक अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976।
तो हम देखते हैं कि 4 जो हैं प्रमुख ऐसे एक्ट आए जिसने अनुच्छेद 23 में दिए गए प्रावधानों को लागू करने का काम किया, जिसमें कि न्यूनतम मजदूरी जो है उस पर सभी को सबका जो है उतना मिले जो उनकी न्यूनतम मजदूरी है। ठेका श्रमिक अधिनियम, जो श्रमिक ठेके में लगे हुए हैं तो उनको क्या एक न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, वो चीज़ की बंधुआ मजदूरी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए 1976 में अधिनियम लाया गया। ऐसी समान पारिश्रमिक, यानी कि जो एक समान काम कर रहे हैं उनको जो है एक जैसा पारिश्रमिक मिले, उनकी मजदूरी जो है वो एक समान मिले, उनको जो पेमेंट है वो एक समान मिले। तो यहाँ तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से शोषण के विरुद्ध अधिकार या ऐसे जो एक्ट हैं वो हमें जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं शोषण से। और इसके साथ ही एक अपवाद यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर जरूर बताऊँगा कि एक अपवाद क्या है। एक अपवाद ये रहता है कि जब राज्य आपको किसी कार्य को करने के लिए, अपवाद क्या है इसमें कि यदि राज्य किसी कार्य को करने के लिए आप को आमंत्रित करता है या बुलाता है ना, अपवाद क्या होगा इसका, अपवाद, ठीक है। और ये अपवाद किसका है, अनुच्छेद 23 का अपवाद है ना। तो अपवाद में क्या है कि यदि राज्य आपको क्या करे, सैन्य सेवा या कोई सामाजिक सेवा के लिए बुलाती है ना, सैन्य सेवा या कोई सामाजिक सेवा के लिए बुलाती है, तो जरूरी नहीं है कि राज्य आपको पारिश्रमिक दे, ठीक है, पारिश्रमिक दे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर राज्य को लगता है कि पारिश्रमिक नहीं दे पाएंगे तो नहीं, तो भाई अगर सीधी सी बात है, अगर सरकार, भारत सरकार हमसे कहती है कि भाई सीमा पर जो है आपको सैन्य सेवा देनी है क्योंकि हमारी सेना जो है अभी थोड़ी कम पड़ रही है और हम जो है अभी रिक्रूटमेंट करने की अनुमति में नहीं है, स्थिति में नहीं है, तो आपको जो है देश के लोगों को आमंत्रित करती है कि आप सैन्य सेवा में आए, जो एक योग्य युवक होंगे उनको जो है भर्ती किया जाएगा, लेकिन उसके बदले में पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। तो भाई कोई भी जाएगा, हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए भले ही हमें पारिश्रमिक मिले या ना मिले, जब कोई संकट आया हुआ है हमारे ऊपर तो हम उसके लिए जाएंगे। कोई सामाजिक सेवा के लिए बुलाए राज्य हमें, लेकिन राज्य इन चीजों को करने के लिए किसी भी तरीके से जाति या धर्म या रंग या भेद के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, है ना, भेदभाव नहीं करेगी। वह ये नहीं देखेगी इन कार्यों में बुलाने के लिए कि ये इस जाति से आता है या ये इस धर्म से आता है तो इसको बुलाया जाए, ऐसे नहीं करेगी। जो योग्य होगा उसको बुलाएगी जरूर, लेकिन यहाँ पे पारिश्रमिक दे या ना दे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो बात होगी ये अपवाद है, यानी कि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा, ये शोषण के विरुद्ध नहीं है, यानी कि ये शोषण नहीं होगा किसी भी तरीके से, ये आपकी राष्ट्र सेवा के अंतर्गत आएगा। तो चलिए, तो ये तो हो गया आपका अनुच्छेद 23। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 24 पर कि जो आर्टिकल 24 है वो क्या कहता है, जल्दी से बात करते हैं। तो अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24 क्या कहता है, ये कारखानों आदि में बालकों के नियुक्ति को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध, क्या कहा गया है इसमें, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध, ठीक है। देखिए, कारखानों से तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि जो भारी उद्योग है ना, जो बड़े उद्योग है, यानी कि कारखानों में आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध, यानी कि बालकों से यहाँ पे अर्थ क्या है, जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं। कितने से, 14 वर्ष से कम आयु के हैं वो बालकों से। तो बालकों को कारखानों में तो लगा नहीं सकते, यहाँ पे क्लियर होता है। आदि का मतलब क्या हो गया कि कारखानों जैसे जो भारी उद्योग हैं, भारी उद्योगों में जो है इनको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। भारी उद्योग रेल हो सकता है, खदान हो सकता है, यानी कि ऐसे भारी उद्योग जैसे स्टील प्लांट हो सकता है ना, ऐसे भारी उद्योग जिसमें खतरा है, जीवन को खतरा है, उसमें जो है उनको नियुक्त नहीं कर सकते। देखिए, अक्सर एक प्रश्न ये उठता है, प्रश्न मतलब कि एक बार क्या हुआ कि एक NGO का फ़ोन आता है और वो जो कि बच्चों के लिए काम करता है,
जो कि एक जानकार के पास आता है और वो चाइल्ड लेबर के बारे में उधर से जो बात कर रहा है व्यक्ति, वो उनको समझाता है, बताता है कि हमें चाइल्ड लेबर को क्यों रोकना चाहिए, और वो जो एनजीओ है वो चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए डोनेशन मांगने के लिए उसने फ़ोन किया है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो व्यक्ति जिसके पास फ़ोन किया है एनजीओ ने डोनेशन मांगने के लिए, उस व्यक्ति ने एक कन्वर्सेशन किया, एक प्रश्न पूछ लिया कि चलिए ठीक है कि जो लोग यानी कि जो बच्चे इधर मजदूरी कर रहे हैं उनको तो नहीं करना चाहिए, इसके साथ ही मुझे ये बताइए कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में है ना, जो सिनेमा इंडस्ट्रीज़ में बच्चे जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं वो काम करते हैं, तो क्या वो शोषण नहीं है या वो बाल मजदूरी नहीं है? तो यहाँ पर उधर से जो व्यक्ति था, एनजीओ वाला जो व्यक्ति था, वो इस बात पर निशब्द हो जाता है कि क्या वह बाल मजदूरी है या नहीं है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अक्सर उठता है कि जो क्षेत्र है यानी कि क्या वैसे क्षेत्र जो सिनेमा वाले क्षेत्र हैं उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे नियोजित होते हैं और उसमें वो काम करते हैं। आपने फिल्मों वगैरह में देखा ही होगा, नाटक है या प्रचार जो आते हैं, जो एड्स आते हैं टीवी पर, उसमें देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं 14 वर्ष से जिनकी कम आयु होती है वो काम करते हैं, तो उनको भी क्या कहा गया, बाल मजदूरी के रूप में देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर इस अधिनियम में बाल मजदूरी के अंतर्गत उसे नहीं रखा गया, या इस जो अनुच्छेद 24 जो है, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 24 में जो है बाल मजदूरी के अंदर उसे नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या बताया गया, भारी उद्योग बताया गया है ना, ऐसे हैजार्डियस उद्योग परिसंकट में, यानी जहां पे संकट बहुत अधिक है, ऐसे उद्योगों में आप बच्चों को नियोजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां पर संकट नहीं है, जैसे सिनेमा है, फिल्म इंडस्ट्रीज है, तो उनमें क्या है कि संकट नहीं है, तो वहां पर बच्चों को नियोजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर सीधा सा एक प्रश्न उत्तर जो है आपका मिल जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको कई बार देखने को सुनने को मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पर बाल को यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको भारी उद्योगों में नियोजित नहीं किया जा सकता है और इनको किसी ऐसे भारी परिसंकट में स्थान पर नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए भारत की संसद ने एक अधिनियम पारित किया। क्या अधिनियम था वह? बाल श्रम निषेध एवं बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम। बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986। तो ये एक अधिनियम है जो भारत या स्वतंत्र भारत के बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है वो ये है। हालांकि अंग्रेजों के टाइम से भी कई अधिनियम बने हुए, 1938 का अधिनियम बाल मजदूरी को लेकर बना हुआ है, वो भी आज भी चल रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986। इसके द्वारा जो है ये विनियमित किया गया है कि प्रतिषेध किया गया है। क्या प्रतिषेध किया गया है? कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, है ना, बालक यानी कि कौन, जो 14 वर्ष से कम है, बच्चे कौन होंगे, जो 14 वर्ष से कम के होंगे, ठीक है, उनके लिए जो है इसमें क्या बताया गया है, 16 प्रकार के ऐसे क्षेत्र बताए गए हैं और 64 प्रकार के ऐसे प्रक्रियाएं बताई गई हैं जिसमें जो है बच्चे जो है काम नहीं करते। मान लीजिए 18 कार्य, इसमें कितने बताए गए हैं, 18 कार्य बताए गए हैं और 14 प्रकार की प्रक्रियाएं बताई गई है, ठीक है, जिसमें जो है बच्चे कार्य नहीं कर सकते हैं जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं। तो ये इसमें बताया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने इस चीज को लेकर एक एक्ट बनाया या एक कोष बनाया जिसे क्या कहते हैं, 1996 में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फंड बनाया जो ऐसे बच्चों के लिए काम आएगा जो बाल मजदूरी में लगे हुए हैं, और उनको जब लाया जाएगा या उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, पुनर्वास किया जाएगा उसका, तो उसमें कहाँ से पैसा आएगा। तो उसके लिए क्या किया गया, 1996 में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कोष बनाया जिसका नाम था बाल श्रम पुनर्वास कोष, बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष। तो ये एक कोष बनाया। इसमें क्या किया गया, इस कोष में जो 1996 में बनाया गया, इस फंड में, इसमें फंड कहाँ से आएगा, जिसमें बात आई फंड कहाँ से आएगा, तो फंड आएगा उन लोगों से जो बच्चों को नियोजित करते हैं,
बच्चों को नियोजित करते हैं। नियोजित मतलब कि जो बच्चों को काम पर रखते हैं, है ना, जिन्होंने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखा है, तो उन पर पेनल्टी लगेगी कि प्रति बच्चा क्या, जो प्रति बच्चा 20,000 रुपये जो है उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी, उनसे जुर्माना लिया जाएगा, और वही जो पैसा है वो बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष के लिए काम में लिया जाएगा। फिर इसके बाद इसमें एक परिवर्तन ये किया गया कि 2006 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया कि संशोधन किया, और इसमें संशोधन करके इसके नाम में चेंज किया, और इसके नाम में क्या कर दिया, बाल एवं किशोर श्रम ये कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, बाल, अब मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, लिखने का प्रयास करता हूँ, जैसे बाल एवं किशोर निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 से कर दिया। किशोर का अर्थ क्या हो गया कि जो 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच है वह बच्चा, या बाल क्या हो गया, बाल हो गया जो 14 वर्ष से कम का है। ठीक है, तो इनको लिए भी जो है मजदूरी के प्रावधान को खत्म किया गया है, और एक तरीके से 2006 में ये पॉइंट इसमें जोड़ दिया गया। इसके अलावा इसमें यह भी कर दिया गया कि 14 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है वह किसी के घर में नौकर नहीं होना चाहिए, किसी भी होटल रेस्तरां या चाय की टपरी पर नहीं होना, जैसे कहते हैं छोटू, है ना, वो छोटू नहीं होना चाहिए कहीं पर। तो ये चीज जो है यहाँ पर किया गया कि बाल एवं किशोर निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 को 2006 में एक बार संशोधित किया गया, और यहाँ पे किशोर को शब्द को जोड़ा गया, जिसमें 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। और इसके साथ ही 2006 में ही मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने इसमें ये बात और जोड़ दी कि कोई भी जो छोटा बच्चा है, 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, वह स्कूल में होना चाहिए, ना कि होटल में, रेस्टोरेंट में या कहीं पर वो काम करता हुआ होना चाहिए। तो ये चीज़ इसमें डाली गई। तो ये कंसेप्ट जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो कंसेप्ट है, जो एक बेसिक मूलभूत सिद्धांत है, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ तक अगर कोई भी डाउट आपका बचता है तो कमेंट कीजिएगा, और जिन लोगों को कोई भी पॉइंट या कोई भी शब्द भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और पूछेगा जरूर कि इसमें क्या है, और उसको मैं अगली जो क्लास होगी उसमें मैं अच्छे से क्लेरिफाई करूँगा। तो एक बार फिर से 23 और 24 को रिवाइंड कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, और जिन्होंने नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छी बात है, उनको किसी भी परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर इनसे प्रश्न बनता है तो इनसे प्रश्न अगर बनते हैं तो बनते ही हैं लगभग, और मैं एक तरीके से बेसिक लेकर चल रहा हूं आप लोगों का, और जब तक बेसिक नहीं मजबूत होगा तब तक आप एडवांस चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो अभी तो ये बेसिक है, जब धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी, तो मीटअप भी करेंगे लोगों के साथ, आप लोगों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, यहाँ पर क्लास में बुलाएंगे आप लोगों को, और इसके साथ ही जो है बहुत अच्छी और एडवांस चीज़ें भी आपको मिलती रहेंगी। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए इसके लिए अपने दोस्तों में, और लाइक कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और बहुत अधिक बढ़े। चलिए तो यहाँ तक ही रहने देते हैं, और अगली क्लास में मिलते हैं राज्य व्यवस्था की, जो कि सब धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर है, धर्म के आधार पर, और धर्म बड़ा ही गर्म और एकदम तड़कता फड़कता इशू है आजकल भारत में। तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि 25, 26 से 28 तक, यानी 25 से 28 तक का जो कंसेप्ट है वो क्या है, साबरीमाला मंदिर का क्या कंसेप्ट है, वो सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे 26 इसमें अटका हुआ है, साबरीमाला मंदिर क्या है, या महिलाओं की स्थिति जो है मंदिर या धर्म को लेकर क्या बनी हुई है, या आप कैसे किसी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं, या धार्मिक रह भी सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, आपको धर्म लेना ही पड़ेगा। इन सब प्रश्नों का उत्तर हम लोग जो है अगली क्लास में लेंगे। तो इसके साथ ही इतिहास को भी साथ में लेकर चलिए और पढ़ते रहिए। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।